हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है वॉच। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें वॉच से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। दोस्तों, वॉच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वॉच क्या परिभाषा क्या होता है, वॉच होता क्या है? तो दोस्तों, किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, किसी वाक्य में कोई क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहा है, इसका बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। कोई यदि वाक्य में कोई क्रिया आ रही है तो क्या वह क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रहा है या कर्म के अनुसार प्रयोग हो रहा है या दोनों के अनुसार प्रयोग नहीं हो रहा है, इसी बात का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। किसी वाक्य में क्रिया, प्रयुक्त होने वाली क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या किसी के अनुसार नहीं, तो इस चीज का बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। दोस्तों, किसी वाक्य में कोई क्रिया यदि कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रहा है तो उस वाक्य में कर्तृवाच्य। किसी वाक्य में यदि कोई क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर कर्मवाच्य। और किसी वाक्य में कोई क्रिया यदि इन दोनों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर भाववाच्य। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, इसका बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, इसका बोध कराने वाला वाच्य कहलाता है। दोस्तों, वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद दोस्तों 3 होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है आपका कर्तृवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है दोस्तों आपका भाववाच्य। वाक्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य के सेकेंड एंड थर्ड। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है दोस्तों? जब किसी वाक्य में कोई क्रिया वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार बदलती है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है।
दोस्तों, जब किसी वाक्य में कोई क्रिया वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार बदलती है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण लें कर्तृवाच्य का। जैसे लिखिए हम, साक्षी बाग में फूल तोड़ रही है। दोस्तों, साक्षी क्या है? क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, आपका स्त्रीलिंग है। तो इसके साथ प्रयोग होने वाला क्रिया भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब यदि हम इसके जगह एक और क्वेश्चन, एक और उदाहरण लें, जैसे राज बाग में फूल तोड़ रहा है। अब राज बाग में फूल तोड़ रहा है, राज क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपका क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। दोस्तों, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है वह वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के अनुसार बदल रहा है। यदि स्त्री है तो तोड़ रही है, यदि पुल्लिंग है तो तोड़ रहा है। यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार बदल रहा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य होगा। जैसे बच्चे बाग में फूल तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है दोस्तों, बहुवचन है। तो हमारा क्रिया क्या है? ये भी बहुवचन है। यदि हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया तोड़ रही है स्त्रीलिंग। यदि हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया तोड़ रहा है पुल्लिंग। यदि हमारा वाक्य बहुवचन है, यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो इसका क्रिया क्या है? बहुवचन है। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों एक हम लोग नोट लिखते हैं, नोट करके लिखिए आप लोग। यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह ने लगा हो तो वहाँ पर भी कर्तृवाच्य होगा। दोस्तों, यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक का परसर्ग ने लगा हो तो वहाँ पर भी कर्तृवाच्य होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन यदि कर्ता कारक एवं कर्म कारक दोनों का परसर्ग लगा हो तो वहाँ पर
भाववाच्य होगा। दोस्तों यह एक बहुत अत्यंत ही ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक का परसर्ग ने लगा हो तो वहां पर भी कर्तृवाच्य होगा, लेकिन यदि कर्ता कारक एवं कर्म कारक दोनों का परसर्ग लगा हो तो वहां पर क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग उदाहरण से एक उदाहरण की मदद से देखते हैं। जैसे मैं कहूँ विजय ने पुस्तक पढ़ी, विजय ने पुस्तक पढ़ी, विजय ने पुस्तक पढ़ी। दोस्तों यहाँ पर क्या लगा है, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या लगा है, ने लगा है। एक और मैं उदाहरण लूं, विजय ने अखबार, अथवा नीचे लिखते हैं, विजय ने अखबार पढ़ा। अब दोस्तों आप लोग ये ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर विजय है, तो यहाँ पर भी विजय है, यहाँ पर भी विजय है, तो यहाँ पर पढ़ी आ रहा है, यहाँ पर पढ़ा आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया प्रयोग हो रही है कर्ता के अनुसार प्रयोग न होकर किसके अनुसार प्रयोग हो रही है, कर्म के अनुसार। और पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या होता है, स्त्रीलिंग। और अखबार क्या होता है, पुल्लिंग। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पर जो क्रिया है कर्म के अनुसार प्रयोग हो रहा है तो इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य कैसे होगा। तो इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य कैसे होगा, तो दोस्तों यह एक अपवाद है। यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने लगा हो तो भले ही क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही हो, लेकिन वहां पर कर्मवाच्य न होकर वहां पर कर्तृवाच्य होगा। दोस्तों यदि किसी वाक्य में भले ही क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही हो, लेकिन यदि उस वाक्य में कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने लगा हो तो उस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। इस बात को दोस्तों ध्यान देना। वैसे भी दोस्तों कर्मवाच्य बहुत सिंपल है। कर्मवाच्य की जो सबसे खास पहचान है उसमें हर वाक्य में द्वारा या के द्वारा का भाव आता है। तो कर्मवाच्य को पहचानना एकदम आसान है, कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य को पहचानना एकदम आसान है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में क्या आएगा, बार बार या तो द्वारा आएगा या तो के द्वारा आएगा। तो इसलिए इस वाक्य में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि विजय ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो क्रिया है पुस्तक के अनुसार, पुस्तक कर्म है इसके अनुसार लगा। यदि पुस्तक स्त्री है तो आपका क्या कहते हैं, क्रिया भी स्त्री हो गया। यदि अखबार पुल्लिंग है तो आपका क्रिया भी पुल्लिंग हो गया। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर यदि क्रिया कर्म के अनुसार बदल रहा है तो कर्तृवाच्य कैसे हो गया। तो दोस्तों ये अपवाद है। कर्तृवाच्य इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने लगा हुआ है। हम लिखवाए हैं यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक का परसर्ग ने लगा हो तो वहाँ पर भी कर्तृवाच्य होगा, लेकिन यदि कर्ता कारक एवं कर्म कारक दोनों का परसर्ग लगा हो तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। दोस्तों इसको हम लोग एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि इस वाक्य में भाववाच्य कैसे होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, राम ने रावण को मारा। दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, आप लोगों को लग रहा है कर्तृवाच्य होगा क्योंकि यहाँ पर ने लगा है। लेकिन हमने दोस्तों रूल में इसी क्लास में नोट्स में हमने बताया कि यदि कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने भी लगा हो और कर्म कारक, राम किसको मार रहे हैं, मारने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर। ये हो गया आपका कर्ता, ये हो गया आपका कर्म और ये हो गया आपका परसर्ग।
एक कर्ता कारक का परसर्ग और एक कर्म कारक का परसर्ग। जब किसी वाक्य में कर्ता कारक का भी परसर्ग लगा हो और कर्म कारक का भी परसर्ग लगा हो तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर होगा भाववाच्य। तो दोस्तों हम लोगों ने कर्तृवाच्य को अच्छे से देख लिया। अब देखने जा रहे हैं कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य कर्मवाच्य क्या होता है? यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग वचन के अनुसार बदल रहा हो तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग वचन के अनुसार बदल रहा हो, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदल रहा हो तो वहां पर कर्म कारक होगा। अब इसके दोस्तों कुछ नियम हैं, इसकी कुछ पहचान है। कर्म कारक को पहचानने के लिए कुछ पहचान है। पहली बात तो वाक्य में द्वारा या के द्वारा आएगा। और दूसरा पहचान क्या है? इसमें कर्म जरूर होगा। इसमें दोस्तों कर्म क्या होगा? जरूर होगा। यानी वो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया तो होगी नहीं। दोस्तों इसको याद करने, इस नियम को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप लोग खुद सोचो, क्या ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्म न हो कर्मवाच्य हो जाएगा? दोस्तों कर्मवाच्य होने के लिए कर्म का तो होना जरूरी है। तो पहला पहचान, वाक्य में द्वारा या के द्वारा का भाव आएगा। और दूसरा, इसमें कर्म जरूर होगा। यानी क्रिया कैसी होगी? क्रिया होगी आपकी सकर्मक। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। ये तो साधारण सी बात है, क्योंकि यदि हम कर्मवाच्य यदि किसी वाक्य में कर्मवाच्य है तो उसमें कर्म जरूर होगा, यानी क्रिया सकर्मक होगी। अब हम इसके उदाहरण को लेते हैं। जैसे रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रवि के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। और अखबार क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए आपकी क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग ही हो गई। यहाँ पर अखबार क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए आपका क्रिया भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो दोस्तों आपका जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? रवि के द्वारा क्या पढ़ा जाता है? पुस्तक। इसमें कर्म क्या है? एक कर्म, पुस्तक क्या है? कर्म है। ये अखबार क्या है? कर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्रिया है
कर्म के अनुसार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जब पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ी जाती है, जब पुस्तक जब अखबार पुल्लिंग है तो पढ़ा जाता है। यानी यहाँ पर जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार नहीं बदल, क्योंकि कर्ता दोनों में रवि है, लेकिन यहाँ पर पढ़ी जाती है, यहाँ पर पढ़ा जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ा जाता है। यानी यहाँ पर क्रिया जो है वह कर्म के लिंग एवं लिंग के अनुसार बदल रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आपको एक कन्फ्यूजन हो कि इसमें कौन सा स्त्रीलिंग लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कर्मवाच्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसमें द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अब दोस्तों इसमें भी द्वारा आ रहा है। अब ये मत कहना कि इसमें के द्वारा नहीं आ रहा है, पुलिस द्वारा या पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, तो यह भी इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा। भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। अब दोस्तों इस वाक्य को ध्यान से देखो, भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। क्या यह जो क्रिया है मारे गए क्रिया क्या है, यह आपका पुल्लिंग क्रिया आ रहा है। कैसा क्रिया आ रहा है, पुल्लिंग। मारे गए, मारा गया, मारे गए, पुल्लिंग क्रिया आ रहा है। तो क्या यह क्रिया भारत पाक युद्ध के अनुसार बदल रहा है, लग रहा है। भारत पाक युद्ध तो आपका ये क्या हो गया, ये एक वचन हो गया। सॉरी ये पुल्लिंग कहाँ से कह रहे हैं हम, तो बहुवचन कहना चाहिए ना, बहुवचन। हमारी क्रिया क्या है, बहुवचन है, और हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है। तो क्या आप लोग बताओ, क्या यहाँ पर जो क्रिया है कर्ता के अनुसार लग रहा है, नहीं, हमारे कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, हजारों सैनिक, मतलब हजारों सैनिक मारे गए, इसका मतलब क्या है, बहुवचन। हमारा कर्म क्या है, बहुवचन। हमारे कर्म के अनुसार हमारा क्रिया लग रहा है, हजारों सैनिक मारे गए। यदि बहुवचन को पहचान न रहे हो तो द्वारा और के द्वारा कैसे समझ लेंगे। अब दोस्तों आप लोग इस वाक्य को पढ़िए, भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। अब भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, दोस्तों यहाँ पर के द्वारा या के द्वारा का भाव नहीं आ रहा है। यदि ये सैनिक मारे गए तो किसी के द्वारा तो मारे गए होंगे। जैसे दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाया जाता हूँ। मैं मारता हूँ, मैं मारा जा। यदि मैं मारता हूँ तो इसका मतलब मारने का काम मैं ही कर रहा हूँ। यदि मैं मारा जाता हूँ इसका मतलब मेरे मारने का काम कोई और कर, मुझे मारने का काम कोई और कर रहा है, मेरे ऊपर काम हो रहा है। जैसे चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया कर रही है। अब कह रहे हैं चिड़िया मारी गई, मतलब चिड़िया के ऊपर काम हो रहा है, किसी ने चिड़िया को मारा। जैसे मैं कहूँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर काम करने का काम कौन कर रहा है, राम। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका मतलब यहाँ पुस्तक पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत पाक युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, इसका मतलब वो सैनिक किसी न किसी के द्वारा तो मारे ही गए होंगे। इसमें द्वारा या के द्वारा का भाव आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों कर्मवाच्य का दूसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में समर्थता या असमर्थता भाव पैदा हो एवं उस वाक्य में कर्म भी हो तो
वहां पर कर्मवाच्य होगा। यदि किसी वाक्य में समर्थता या असमर्थता का भाव पैदा हो एवं उस वाक्य में कर्म भी हो तो वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे दोस्तों राम से किताब पढ़ा नहीं जाता। यहां पर क्या भाव प्रकट हो रहा है दोस्तों? असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। राम से किताब पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, यहाँ पर कैसा भाव प्रकट हो रहा है? असमर्थता का। और इस वाक्य में असमर्थता का भी भाव प्रकट हो रहा है और इस वाक्य में आपका क्या है? कर्म भी है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। रानी से खाना खाया नहीं जाता। राजू से किताब पढ़ा जाता। राजू से किताब पढ़ा जाता। अब दोस्तों रानी से खाया नहीं जाता, रानी से खाना खाया नहीं जाता। तो रानी से खाना खाया नहीं जाता तो दोस्तों इस वाक्य में क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, क्योंकि असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है एवं कर्म भी है। कर्म क्या है? खाना। राजू से किताब पढ़ा जाता है। यहाँ पर ऊपर दोनों वाक्यों में असमर्थता का भाव प्रकट हो रहा है और यहाँ पर समर्थता का भाव प्रकट हो रहा है। राजू से किताब पढ़ा जाता है। दोस्तों इसका एक अपवाद भी है। यदि राम से किताब पढ़ा नहीं जाता, यदि इस वाक्य में यदि किताब न हो, यहाँ पर खाना न हो और यहाँ पर किताब न हो, तो यही वाक्य क्या हो जाएंगे? भाववाच्य हो जाएंगे। लेकिन इन सभी वाक्यों में कर्मवाच्य है, क्योंकि इन सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।